नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के बीच, जैसा कि हमेशा कहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आप सोशल मीडिया से, गोदी मीडिया से या किसी भी मीडिया से या किसी भी माध्यम से जो आप तक पहुंचती हैं, उसके पीछे क्या चलता है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज भी मेरा ऐसा ही एक और प्रयास रहेगा। आज का विषय है, आज का मुद्दा है, आज का विषय है राहुल बनाम मोदी। नरेंद्र मोदी ने भविष्य को वर्तमान के ऊपर बोझ बना दिया है। इसी की व्याख्या करनी थी आपको, थोड़ा समय और लेंगे। तो इसको यूं समझिए कि जो कमाए थे, जो लोग थोड़ा बहुत कमा के रखे थे, अपनी बचत रखे थे, अब उनकी आने वाली पीढ़ी, जिनसे ये उम्मीद कर रहे थे कि वो कमा करके आगे घर चलाएंगे, परिवार चलाएंगे, देखेंगे अपना, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो बेकार बैठे हैं। उनको नरेंद्र मोदी ने बेकार कर दिया, वो 2 करोड़ वाली नौकरी वाला झांसा देकर के। और उसका प्रमाण आपके सामने है, जो दिखाई दे रहा है। अब ये समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कहा कि वर्तमान के ऊपर बोझ बन गया है भविष्य। तो लोग जो कमा करके रखे हैं, उसी पैसे को निकाल कर खा रहे हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं, यानी भविष्य को पाल रहे हैं। भविष्य कुछ नहीं कर पा रहा है। जिसको नरेंद्र मोदी ने भविष्य बताया था, उनको बेकार कर दिया। 2 करोड़ का नौकरी देने का वादा किया था, झांसा देकर उनको घर बिठा दिया। तो वर्तमान के ऊपर भविष्य का भी बोझ डाल दिया है और उस बोझ के तले दबा जा रहा है। और जो आज जिन्हें आप भविष्य कह रहे हैं, उनमें बहुत से ऐसे नासमझ हैं जो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो अपने माता पिता, बाप और पेरेंट्स के ऊपर बोझ है। और वो भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। होगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो कहने का अर्थ यह है, न्याय यात्रा क्यों नरेंद्र मोदी की नौटंकी यात्रा पर भारी पड़ेगी? इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा मजदूर तबका हो, छोटे व्यापारी तबका हो, या नई जनरेशन जो नौकरी मांगने के लिए पढ़ लिख कर इंतजार कर रही है, जो कि इधर उधर भटक रही है, जो इजराइल भी जाने के लिए तैयार है, युद्ध क्षेत्र में अपने आप अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए भी तैयार है, जो इस तरह से बहुत से जो हैं, जहां भारत को नरेंद्र मोदी अब भेज रहे हैं। उन्हें भी पता है कि भारत की दशा क्या है, यहां के मजदूरों की, यहां के आम आदमी की, यहां के व्यापारियों की, यहां के किसानों की, सबकी हालत नरेंद्र मोदी ने सब खराब कर दिया और सबको निचोड़ दिया है। सबको अडानी के नीचे, अडानी के पत्थर के नीचे, सब पूरे देश को नरेंद्र मोदी ने दबा दिया है, जिसे युवा पीढ़ी नहीं समझ पा रहा है। तो आज जो मैं कहना चाहता हूं ये कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, तो राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी नहीं टिक पाएंगे। उनकी नौटंकी यात्रा नहीं टिक पाएगी। राहुल गांधी की यात्रा, न्याय यात्रा सफल रहेगी, क्योंकि न्याय मांगने के लिए पूरा देश खड़ा है। न्याय मांगने की पहला जहां से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत की, वो तो न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहा है मणिपुर। आप समझ सकते हैं, वो भारत का ही हिस्सा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि न्याय यात्रा कितनी सफल होगी। न्याय यात्रा के सामने नरेंद्र मोदी की राम नामी नौटंकी काम नहीं आएगी। अभी न्याय यात्रा शुरू हुई है राहुल गांधी की। नरेंद्र मोदी लगभग 1 महीने से अपनी नौटंकी यात्रा चालू कर चुके हैं, राम नौटंकी यात्रा चालू कर चुके हैं, मतलब राम नामी यात्रा चालू कर चुके हैं 1 महीने पहले से। लेकिन 2 दिन में ही पता चलने लगा कि राहुल गांधी कितना भारी पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी की नौटंकी यात्रा पर। माइंड इट, समझ गए? आगे भी, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत दिन बाकी है। आगे देखते जाइए कितना भारी पड़ते हैं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर। इसीलिए यह फैसला भी आ चुका है कि राहुल गांधी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। कोई इस फैसले को नहीं बदल सकता। नौटंकी चाहे जितनी बीच में कर ली जाए, चाहे राम नामी नौटंकी हो, चाहे पुलवामा नामी नौटंकी हो, जितनी भी नौटंकी की जाए, मरवा सकते हैं, कटवा सकते हैं, जो चाहे करवा सकते हैं मोदी जी, लेकिन इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। अब उनकी नौटंकी काम नहीं आएगी। अब उनका छल देश को भरमा नहीं पाएगा। मैं बड़े बेशर्मी से उनके कुछ दलालों को बोलते हुए देखता हूं, जैसे श्री रविशंकर, वो भी बोलने लगते हैं। शायद उनको अपने ही बयान याद नहीं है कि वो 35 रुपए में पेट्रोल दिलवा रहे थे और क्या क्या सपने दिखा रहे थे देश को। रामदेव जैसे लोग, खैर वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, अपने व्यापार में ही बिजी हैं, और वो भी तो नरेंद्र मोदी का ही है। राहुल गांधी, जैसा कि
गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, आईटी सेल मोदी का जिस तरह से प्रचारित करता है, निगेटिविटी फैलाता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े, आए, देखे, अपना दर्द शेयर किया। राहुल ने भी अपना दर्द बयान किया, उनका दर्द भी सुना, दुखी भी हुए, और पूरा देश ही दुखी है मणिपुर से। नरेंद्र मोदी और उनके डाबरों को छोड़ करके बाकी सब दुखी हैं इस देश में मणिपुर की स्थिति से, हालात से। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मोदी की नौटंकी पर कुछ दबाव बना पाएगा? मोदी की नौटंकी को रोक पाएगा? मोदी को रोक पाएगा? ये बहुत से सवाल हैं और बहुत से पत्रकार इस पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरा मानना है, मैं जानता हूं और ये तय है, ये निश्चित है, यही होगा। मैं भविष्यवेत्ता नहीं। मैंने बार बार कहा है कि मैं रिसर्च करता हूं, अध्ययन करता हूं और मैं जानता हूं अगला चुनाव 2024 का ईवीएम से नहीं होगा। अगली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 2024 के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। यह है भविष्य, यही है वर्डिक्ट जो आएगा, जो अंत में होगा। अब इसके बीच में बहुत से उठापटक होंगे और इसके बहुत से कारण होंगे, बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत सी बाधाएं दूर होंगी। जैसे अगर आपके मन में होगा कि मैंने कह दिया कि अगला चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा, लेकिन इतनी जल्दी नरेंद्र मोदी तो मान नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस रामनामी नौटंकी से कुछ होने जाने वाला है नहीं बहुत ज्यादा। उसमें बहुत लूप होल्स है और खास करके मोदी की नौटंकी को लोग समझने लगे हैं उनके गुजरातवाद और गुजरातीवाद और गुजराती माफियावाद के नाते। तो ये सारे, और खास करके भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग समझने लगे हैं, आरएसएस भी समझता है। तो इन सब चीजों से ये तो तय है, मैंने कहा कि ये तय है कि चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। लेकिन एक बात और मान के चलना चाहिए कि इन सारी भविष्यवाणियों में, इसे भविष्यवाणी नहीं, इन सारे रिसर्च के रिजल्टों से, मतलब जो मैंने कहा कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि ईवीएम से चुनाव होगा, ऐसा नहीं होगा। ईवीएम से चुनाव, 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप सोचेंगे तो फिर क्या होगा अगर सरकार नहीं तैयार हुई, मोदी नहीं तैयार हुई, इतने जल्दी छोड़े नहीं और वो चुनाव आयोग पर भी कब्जा कर चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी ईवीएम से चुनाव तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी इमरजेंसी लागू कर देंगे, चुनाव ही नहीं होने देंगे। तब नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, तब नरेंद्र मोदी फिर से तो रहेंगे, रहते रहेंगे। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना कुछ घटनाएं उसे रोक सकती हैं, बाकी और कोई नहीं रोक सकता, ये तय है। अब कुछ घटनाएं अगर ना हो, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी अगर भारत में इमरजेंसी नहीं लगाते, ईवीएम से चुनाव तो नहीं करवा पाएंगे और अगला चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, चाहे कारण कुछ भी हो। एक कारण, एक गारंटी जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये भी है कि नरेंद्र मोदी खुद अब नहीं चाहेंगे कि ईवीएम से चुनाव हो, क्योंकि ईवीएम की चाबी, मैंने कहा है कि विदेशों के हाथों में है, विदेशियों के हाथों में है। तो ईवीएम की चाबी, यानी ईवीएम की चाबी जिसके पास है वही अब मोदी से नाराज है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत में जो ईवीएम नरेंद्र मोदी का माई बाप है वो भी अब नरेंद्र मोदी से नाराज है, नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे मान लीजिए ईवीएम की बात, मैंने कहा कि ईवीएम से खुद नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर के प्रपोज करेंगे और चुनाव आयोग में जाकर के खुद हाजिरी लगाएंगे और ये कहेंगे कि ईवीएम से चुनाव मत करवाइए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। इसका कारण ये नहीं है कि उनका, लेकिन उनकी डाबर मीडिया ये दिखाएगी कि नरेंद्र मोदी कितने सच्चे, पावरफुल हैं, उनको अपने जीत पर कितना भरोसा है, इसलिए नरेंद्र मोदी ऐसा कह रहे हैं, करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कारण नहीं है मेरे दोस्तों। कारण यह है कि ईवीएम की चाबी जिसके पास है वो अब मोदी का नहीं रहा, पहला। अब आगे बढ़िए, उसके बाद यह तय हो चुका है कि मोदी की यह राजनैतिक अंतिम यात्रा है, इसके बाद वो राजनीति में नहीं रहेंगे। उनके राजनीतिक जीवन का द एंड होने जा रहा है।
और उसके बाद क्योंकि ये इतना ज्यादा उठा पटक कर चुके, इतने ज्यादा बदलाव कर चुके हैं कि फिर ये क्या होगा वो तो ईश्वर ही जानेगा। भगवान राम जिनको आज ठगने चले हैं वो जाने, हम तो नहीं बता सकते। तो ये दो चीजें साफ हो गई। कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है और इसीलिए वो ईवीएम पर बहुत ज्यादा नहीं बोल रही। उसको यह बात अंदरूनी तरीके से पता चल चुकी है कि ईवीएम की चाबी बदल गई है, इसीलिए वो ईवीएम पर बहुत ज्यादा हाई तौबा नहीं बचा रही है। दूसरी पार्टियां, हम जैसे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें मालूम है वो पूरी ताकत झोंक रखे हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट के और संगठन, बहुत पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां ईवीएम के खिलाफ बोल रही हैं। चुनाव आयोग इतनी आसानी से फैसला नहीं लेगा, लेकिन चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी खुद ही कहेंगे कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। और उसका मैंने कहा कि उसको दिखाएंगे कि मैं ईमानदार हूं, इसके लिए मुझे डर नहीं है। ये अलग बात है, छोड़िए। उनको जब लगेगा कि ये नौटंकी यात्रा से, यानी जो 22 जून को रैली करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी अयोध्या में, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो और क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है, इसीलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है। और फाइनली अगर उनका इंटरनल सर्वे, उनका इंटरनल सोर्सेस अगर उन्हें यह बताने में कामयाब हुआ कि अब आगे आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं और ये तय हो चुका है, जान चुके हैं कि आगे वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और इसलिए नरेंद्र मोदी इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इमरजेंसी लगा दीजिए, तो लगा दिए, तब तक के लिए, जब तक के लिए लगा देंगे, तब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, उसके बाद फिर बनेंगे। यही होना है। जितने समय तक टाल सके इमरजेंसी लगाकर नरेंद्र मोदी टाल सकते हैं। जब भी चुनाव होगा राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला जब भी चुनाव होगा बैलेट पेपर से होगा। यह बातें क्लियर हो गई। नरेंद्र मोदी जितनी कोशिश करेंगे नौटंकी यात्रा से, राहुल गांधी उससे 2 गुना 3 गुना समाज पर प्रेशर डालेंगे, समाज को सोचने पर मजबूर करेंगे, देश को सोचने पर मजबूर करेंगे अपनी न्याय यात्रा से। भविष्य में राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने की योग्य हो अभी की कतार में। अगर आज यह सवाल किया जाए कि राहुल गांधी नहीं तो कौन, यह आज एक बहुत बड़ा सवाल है। उसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा, आगे समय पर मिलेगा। फिलहाल मोदी तो गए, यानी मोदी की राजनीति तो गई। और ये खुद मोदी के आज के, अब के जो निर्णय हैं और अब उससे भी झलकता है। अगर मोदी को यह पता होता कि अगली बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, तो राम मंदिर का उद्घाटन वो 2025 में भी कर सकते हैं, पूरी तरह से राम मंदिर बन जाने के बाद। जो बन रहा है, हालांकि वो राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर है, हालांकि वो नहीं है जिसके लिए इतिहास से 500-600 साल से भारत लड़ रहा है। आप भी जानते हैं जो फैसला हुआ था, उस जगह जहां बाबरी ढांचा था और गर्भगृह था, उसको तटस्थ कर दिया गया था और मंदिर बनाने के लिए उससे कुछ दूरी पर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूरी पर मंदिर बनाने की परमिशन मिली थी, जहां आज मंदिर बन रहा है। तो ये मंदिर बन रहा है। ऐसे तो अयोध्या में गली गली में या हर जगह चाहे मंदिर बना सकते हैं, लेकिन वो मंदिर जिसकी आपको तलाश थी, जिसके लिए 500-600 साल से भारत के लोग, अगर हिंदू अगर चाह रहे हैं, सोच रहे हैं या लड़ रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि वो जीत गए हैं और वो बन रहा है, तो वो गलत है। वो भी एक झूठ का प्रचार है। इस बात पर आप पता लगाइएगा। रह गई बात मंदिर पूरा अभी जो बन रहा है, माने राम मंदिर बना है, आप लोगों के पैसे से बना है, तो निश्चय ही आपका है। उस मंदिर को भी नरेंद्र मोदी की जल्दबाजी से पूर्णाहुति नहीं मिल रही है, उसको पूर्ण होना था। और नरेंद्र मोदी को अगर यह कॉन्फिडेंट होता कि वो ही अगला प्रधानमंत्री होंगे, तो डेफिनेटली इस पर रिस्क नहीं लेते। एक पुलवामा और करवा लेते, चुनाव जीतने के और तरीके ढूंढ लेते, लेकिन मंदिर पूर्ण होने का इंतजार करते। मंदिर पूर्ण होने पर 2025 में प्राण प्रतिष्ठा करते और करवाते। नियमानुसार वो करने की योग्य नहीं है, होता भी नहीं, और यह नियम भी नहीं है शास्त्रों के अनुसार, नीतियों के अनुसार और धर्म के अनुसार। जिसका जो सवाल सभी शंकराचार्य उठा रहे हैं वो गलत नहीं, अपनी जगह सही है। अब उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनको असली नकली बताया जा रहा है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है। अब उनके ऊपर ईडी, सीबीआई सब होगी। मैंने कुछ 2 दिन पहले ही वीडियो में कह चुका हूं कि अब मठों पर कब्जा नरेंद्र मोदी करेंगे और चड्ढी वालों को वहां मठों पर बिठाएंगे। सामत अब शंकराचार्यों पर भी आएगी। यानी नरेंद्र मोदी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए
अपने विजन के लिए वो धर्म को भी नहीं मानते। ये तो साबित हो गया। यानी नरेंद्र मोदी सनातनी नहीं है, वो सनातन धर्म को नहीं मानते, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो तो राजनीतिक धर्म को मानते हैं, कूटनीतिक धर्म को मानते हैं, वो राज करने के धर्म को मानते हैं, वो सेंगोल प्रथा को मानते हैं। उनसे कोई मतलब धर्म से नहीं है। अगर धर्म से होता तो मंदिर बना नहीं है, उसमें किसी भी कीमत पे किसी भी तरह से, चाहे समाज धार्मिक व्यवस्था हो, शास्त्रीय व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, या जो चला रहा है पारंपरिक व्यवस्था हो, जैसा भी जो भी व्यवस्था है उसमें यह कहीं नहीं है कि किसी अधूरे मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। दूसरी बात कि कोई राजा या मंत्री या इस तरह का आदमी जो राजनीति से जुड़ा है, वो राजनीति मतलब राज दरबार, राजघराना, राज जो भी, वो प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। यह बिल्कुल ही अयोग्य है, यह बिल्कुल ही अनैतिक है। और खास करके नरेंद्र मोदी पर तो लाखों लाख लोगों की लाशों के अंबार पर खड़े हैं नरेंद्र मोदी, उनके कंधों पर लाखों लाखों लाशों का बोझ है। उस बोझ को लेकर वो कहां से प्राण प्रतिष्ठा की योग्य हो गया और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। नियमानुसार प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्यों, आचार्यों और उनके द्वारा ही होना था, वो और होगा भी। और जो नरेंद्र मोदी बनवाए हैं या लोग बनवाए हैं, उससे बहुत निराश भी होने की जरूरत नहीं है। अब कहीं मंदिर है, कहीं मान लीजिए एक शहर है, एक जगह है, अयोध्या है, तो अयोध्या में एक और वो भी मंदिर है। लेकिन अभी जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ जो भगवान रामलला का गर्भगृह, भगवान रामलला का गर्भगृह, जहां कहते हैं कि भगवान रामलला पैदा हुए थे, जिस पर वो मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। आप लोगों की बात मैं कह रहा हूं, मैं इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे रहा हूं। जो हिंदूवादी लोग जो कहते हैं वही बात मैं कह रहा हूं। तो फिर अगर उस जगह जहां रामलला बैठे थे, बाद में जब राजीव गांधी ने ताला खुलवा करके उनको प्रतिष्ठापित करवा दिया था, तो प्राण प्रतिष्ठा तो उसी तरह समय हो गई थी, समझ लो, करवा दिया था, लेकिन पूरी विधिवत नहीं हुई थी। तो आज तो वहां मंदिर भी नहीं बन रहा है। तो वो अगर आगे कालांतर में वहां गर्भगृह में मंदिर बना तो वो असली मंदिर कहलाएगा। ये मंदिर है, मैंने कहा कि किसी भी शहर में, जैसे अयोध्या में तो हर गली हर दूसरे किलोमीटर पे एक दो मंदिर, तरह तरह के मंदिर बनाए जाए, अच्छी बात है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो मंदिर जिसकी हिंदुओं को तलाश थी वो अभी तक नहीं बना है, आगे भविष्य में हो सकता है बने। दूसरी बात, ये मंदिर जो बन रहा है आप लोगों के पैसे वो भी अधूरा है, पैसे से वो भी अधूरा है। अब जबरदस्ती अधूरे मंदिर पर शिलान्यास करने का या वहां से चुनावी रैली करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति को देखते हुए। लेकिन ये नहीं है कि उन्हें भी पता है कि इससे उन्हें बहुत ज्यादा वोट का फायदा नहीं हो जाएगा, चाहे जितनी नौटंकी कर लें। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब अगली बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैंने कहा कि चाहते तो 2025 में पूर्ण बनने के बाद आचार्यों से प्राण प्रतिष्ठा करवाते, लेकिन ये काम वो इस समय और इतनी घाई में कर रहे हैं, इसके राजनीतिक फायदे के अलावा अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, और जो कि मोदी का पैटर्न है, फोटो सेशन और जो भी है उनकी कमजोरी जिसे कह सकते हैं, वो उसको पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को ये नौटंकी रैली कर रहे हैं। यानी जो उसे आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कह सकता, जो नियम और धर्म को जानता है। जैसे किसी आचार्य लोग यही कह रहे हैं, शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि जब वो है ही नहीं तो वहां जाने की क्या बात है। दूसरी बात, कुछ लोगों को मैंने ये देखा, कांग्रेस के ही कुछ नेता, प्रमोद कृष्ण जैसे उल्लू के टाइप के लोग कांग्रेस को ही सलाह दे रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण अस्वीकार करना नहीं चाहिए था। किसी भी मंदिर की प्रतिष्ठापना का और रामलला के विराजमान होने का, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, ये आमंत्रण कोई दे ही नहीं सकता। आमंत्रण ही गलत है। अब अगर आमंत्रण ही गलत है तो उसे स्वीकार और अस्वीकार करना गलत कहां से हो गया। अब अगर मंदिर ही नहीं बना है पूरी तरह से और कोई उसे अपनी राजनीतिक रैली बनाकर निमंत्रण बांटे तो उसे अस्वीकार करना कहां से गलत हो गया। प्रमोद कृष्ण जैसे लोग, पता नहीं, देखने में तो लगते हैं पढ़े लिखे, लेकिन पढ़े लिखे जैसी बात तो नहीं दिखती है और नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस में ही, लेकिन वो उनकी ये भाषा है। इसलिए मैं थोड़ा चकित हुआ, ऐसे लोग भी हैं कांग्रेस में जो इस तरह की बातें करते हैं। अगर प्रमोद कृष्ण से ही पूछा जाए कि अब तुम ही बता दो भाई कि कहीं कभी किसी समय में, किसी काल में, अगर आप जानते हो धर्म शास्त्र, दाढ़ी वाड़ी इतनी लंबी बढ़ा रखे हो, शायद तिलक उलक भी लगाते हो, आप बताओ कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप आधे अधूरे बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, आधी अधूरी मूर्ति के साथ? बताओ।
और अगर नहीं तो फिर उसका निमंत्रण कैसा? अब अगर एक नासमझ आदमी कोई गलती करता है, चलिए मंदिर में जाकर के और जोर जोर से चिल्लाने लगता है एक संकी आदमी कि आओ भाई मंदिर में भगवान प्रकट हुए हैं, दर्शन करो, आओ भाई मंदिर में भगवान प्रकट हुए हैं, दर्शन करो। अब उसको लोग जो समझ रहा है वो आदमी पागल है, ऐसे ही चिल्ला रहा है, यार जाने दो। वो गलत कहां से हो गया? जिसको पता है, जिसको नहीं पता है कि वो आदमी पागल है, संकी है, वो जाएगा वहां खड़ा हो जाएगा, देख कहां है भैया भगवान प्रकट, कहां हुए हैं, दिखाओ मुझे, करेगा। लेकिन जिसको पता है कि आदमी संकी है तो वो थोड़ी जाएगा। वो क्यों जाएगा? वो तो जानता है ना कि वो आदमी संकी है, छोड़ो जाने दो, वैसे ही चिल्ला रहा है। यही बात यहां भी लागू होती है कि भाई जब गलत तरीके से कोई काम किया जा रहा है, अब उस गलत तरीके में शामिल होने का मतलब है कि आप उस गलत का समर्थन करते हैं। अब अगर उसको अस्वीकार करते हैं, वो करते हैं, तो गलत कहां हुआ? एक कांग्रेस ने अस्वीकार किया नरेंद्र मोदी के राम को, भगवान श्री राम को नहीं। उसने उसमें भी अपने अस्वीकार में भी ये कहा कि हमारी आस्था है, जब चाहे जाएं। नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा हूं, ठीक है, उनकी, क्योंकि वो राजनीतिक तरीके से वो भी सही है। वो गलत कहां से हो गए भाई? किसी के गलत के साथ हम नहीं खड़े होने जा रहे हैं। भगवान की आस्था है, और सच है भगवान की आस्था है। हम आज पहले भी जा सकते हैं और बाद में भी जाएंगे, हमको जब मन होगा तब जाएंगे। ये अकाट्य सत्य है, किसी भी मंदिर में किसी को बुलावा नहीं आता। और सच तो यह है कि मंदिर में लोग अपनी इच्छा से जाते हैं, निमंत्रण से नहीं जाते। और मंदिर में जाने से कोई रोक नहीं सकता जब निमंत्रण से जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, और यह मंदिर कहां से हो गया? तो मंदिर ही नहीं है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है? क्योंकि इसमें सेलेक्टेड आदमियों को बुलाया जा रहा है। अगर मान लीजिए प्रमोद कृष्ण जी, आप जाओगे, आपको जाने दिया जाएगा क्या? ठीक है, अब आप एक आम आदमी हो, आपको निमंत्रण नहीं मिला है, राइट? अगर आप जाओगे तो आपको जाने दिया जाएगा क्या? जिस जगह आपको ना जाने दिया जाए, यानी किसी भी इंसान को जिस जगह जाने से रोक दिया जाए, वो मंदिर हो ही नहीं सकता, वहां भगवान हो ही नहीं सकते। इट्स ट्रूथ, दैट्स ऑल। इतनी सी बात है। और इतनी सी बात प्रमोद कृष्ण जैसे नहीं समझते तो मैं क्या करूं? खैर, ये तो उनकी बात मैंने इसलिए छेड़ दी क्योंकि किसी चैनल पर वो बैठकर ये बात बोल रहे थे। उन्हें स्वाध्याय करना चाहिए। मैंने उन्हें कई विषयों पर इस तरह की बातें कांग्रेस के ही विरोध में बोलते हुए सुना है, लेकिन ऐसे विद्वता का वो परिचय देते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और वो कल जाने वाले हैं। एक एनऑलसी सर की तरह कह रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी में वो जाते हैं तो उनका स्वागत होगा, जाएं, अच्छी बात है। सारे चोर वहीं जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी जाओ। फिलहाल ये बात, इस विषय को यहां रोक देते हैं, आगे की बात करते हैं। तो अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की इतनी नाटक नौटंकी की बात, आपने देखा कि आचार्यों के साथ क्या, शंकराचार्यों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, जो नाटक नौटंकी की जा रही है, जिस तरह से इस ड्रामेटिक तरीके से पेश किया जा रहा है, इससे भगवान का कोई मतलब ही नहीं है। नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली है अयोध्या में और उसके लिए सारे आयोजन किए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब रह गई बात जो मूल है, राहुल गांधी बनाम मोदी। मोदी की नौटंकी कितनी सफल होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के? तो 100% मोदी की नौटंकी फेल होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। आज पूरा देश न्याय के लिए तरस रहा है। आज देश में किसी को भी उम्मीद नहीं है कि उसे किसी भी मामले में कहीं भी न्याय मिलेगा। आपने सुना होगा कि अब भारत से मजदूर भारत सप्लाई करेगा ईरान को, युद्ध क्षेत्र में भेजे, ठीक है। लेकिन अब आप सोच के देखिए कि भारत की क्या दशा हो गई है कि चपरासी का वांट निकलता है, उसमें एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट और एमबीए और उससे भी ज्यादा ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करते हैं और लाखों लाख लोग अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि लाखों लाख एमबीए ग्रेजुएट्स सब बैठे हुए हैं बेकार। ये तो सच है ना। न्याय यात्रा की क्यों जरूरत है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने कर्मों से, अपने कामों से भविष्य को वर्तमान पर बोझ बना दिया है। इस बात को आप समझिए। नरेंद्र मोदी ने अपने कामों से, अपनी नीतियों से, अपने निर्णयों से भविष्य को वर्तमान पे बोझ बना दिया है। उदाहरण के लिए, आज जितनी देश की जनता है, जितने लोग हैं, जितने परिवार हैं, आज जो 40-50 के ऊपर हैं, जो अब तक कमाए हैं, जो रखे हैं, उन्हीं पैसों से अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत, या खिला रहे हैं थोड़ा बहुत, या उनका बोझ उठाए हुए चल रहे हैं अपनी बचत से।